हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज का हम अपना टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो चैप्टर 1 का रिमेनिंग पोर्शन है वो हम करने वाले हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने फाइनेंस क्या होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस, स्कोप और कोर कंसेप्ट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज पहले वो लेक्चर देखें, उसी के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है, या फिर सोशल वेलफेयर के रिगार्डिंग है, या कुछ और। तो उसके रिगार्डिंग ही हम पढ़ते हैं कि कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पहले से ही प्लानिंग की जाती है। ठीक है ना। जैसे कि रेजिंग ऑफ फंड, कि पैसा कहां से आप कलेक्ट करोगे, फिर उसका यूज कैसे करोगे, और कलेक्ट किए हुए पैसे को इस तरीके से यूज करना कि जो रिटर्न हो वो मैक्सिमम हो, रिस्क हो वो क्या हो, मिनिमम हो। और जब आप ऐसा करोगे कि कॉस्ट कम आएगी, रिटर्न ज्यादा हो, तो फर्म की जो वैल्यू है यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसके कारण शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी। तो ओवरऑल हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव होता क्या है, या कितने तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और सेकंड आता है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो नॉर्मली अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो वहां पर पूछ लिए जाते हैं कि किसी भी फर्म का जो ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है या फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। तो उसके रिगार्डिंग तो आपका आंसर क्या होगा वो देखते हैं। पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जैसे कि नाम ही से ही पता चलता है कि हर फर्म का जो मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना किसी भी कीमत पर। ठीक है ना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर आप सिर्फ वही प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे जिसमें ज्यादा रिटर्न होगा। ठीक है। आप जहां पर ज्यादा रिटर्न होगा वही प्रोजेक्ट क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रॉफिट क्या हो सकता है, यानी कि आपने पहले कुछ रिजर्व रख रखे वो हो सकता है, या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के रिगार्डिंग भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है ना। या फिर रिटेन अर्निंग जिसको बोल सकते हैं, कि प्रॉफिट हुआ और आपने फिर इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया एज ए डिविडेंड, या कम डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जो प्रॉफिट आपने बचा लिया उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के फेवर और अनफेवर में कुछ बातें कही गई है, या आप इनकी मेरिट और डिमेरिट से भी समझ सकते हो। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के फेवर में या मेरिट क्या है, सबसे पहले सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस के सर्वाइव करने के लिए सबसे जरूरी होता है क्या, प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट अर्न करोगे तभी आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन रह पाओगे। ठीक है। अगर कोई बिजनेस लॉन्ग रन के अंदर भी प्रॉफिट अचीव नहीं कर पा रहा तो वो क्या है, वो बंद हो जाएगी वो कंपनी। तो किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है, प्रॉफिट अर्न करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। जिस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होगा उस कंपनी की मैनेजमेंट को हम बेस्ट मानते हैं, बजाय उस कंपनी के जिसमें प्रॉफिट क्या हो, कम हो। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्या सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, कि किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट जरूरी है। सेकंड वन कि एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, अगर कोई फर्म, एक फर्म ए है वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, एक फर्म बी है वो कम प्रॉफिट कमा रही है, तो हम बोलेंगे कि फर्म ए के अंदर जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट है। नेक्स्ट वन आता है टू फेस सम एडवर्स कंडीशन, कि जो बिजनेस होता है इसमें सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है। जॉब में इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी नहीं होती, यानी कि नौकरी में, लेकिन बिजनेस में अप एंड डाउन आते रहते हैं। लाइक कभी रिसेशन आ गया, कभी डिप्रेशन आ गया। ठीक है। तो ये चलता रहता है। इसके अलावा कभी ग्रोथ की कंडीशन हो सकती है, कभी बूम की कंडीशन हो सकती है। तो ये तो फेवरेबल में आता है ग्रोथ और बूम, और जो रिसेशन या डिप्रेशन होता है वो आपकी एडवर्स कंडीशन में आता है। अब मान लें कि कोरोना आया था, कोविड-19, तो इस कोरोना के दौरान जिस बिजनेस ने पहले प्रॉफिट अर्न करके रखा हुआ था, यानी कि रिटेन करके रखा हुआ था, वो सर्वाइव कर पाए। लेकिन जिस बिजनेस के पास प्रॉफिट नहीं था वो क्या हो गया, कोरोना काल में उनको बंद करना पड़ गया था। तो इसलिए आपने सुना भी होगा न्यूज में कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री थी
जिनको कोविड में बंद कर दिया या जिन्होंने अपने एम्प्लॉइज की छटनी वगैरह कर दी। तो टू फेस द एडवर्स कंडीशन, अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप एडवर्स से एडवर्स कंडीशन को भी क्या कर सकते हो, फेस कर सकते हो, उसको हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट वन आता है मेन सोर्स ऑफ द एक्सपेंशन, ग्रोथ या डेवलपमेंट। किसी भी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए या नई ब्रांच ओपन करने के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉफिट है तभी आप सोच सकते हो कि मुझे एक नई ब्रांच और ओपन करनी है। तो मेन सोर्स ऑफ एक्सपेंशन, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी क्या है, बेसिक नीड प्रॉफिट के लिए। नेक्स्ट वन आता है टू फुलफिल द सोशल गोल्स। सोशल गोल्स, देखो कोई बिजनेस अगर प्रॉफिट कमा रहा है तभी वो सोसाइटी के बारे में सोच पाएगा। या इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि अगर एक बिजनेस ने ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया है तो वो अपनी एक्सपेंशन या ग्रोथ के रिगार्डिंग नई ब्रांच ओपन करेगा या सब्सिडी कंपनी ओपन करेगा। जिसके रिगार्डिंग नई ब्रांच ओपन करेगा तो नई जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, और नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इट मींस सोसाइटी का वेलफेयर आप कर रहे हो। तो ये आपको याद रखना है। ये तो थे इसके फेवर के रिगार्डिंग। क्या क्या था फेवर के रिगार्डिंग, एक बार रिपीट कर लेते हैं। सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, उसके लिए प्रॉफिट चाहिए। मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, टू फेस द सम एडवर्स कंडीशन, मेन सोर्स ऑफ एक्सपेंशन और फुलफिल सोशल गोल्स। तो ये 5 पॉइंट हैं, ये आपको इनके फेवर में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आता है क्या सर, इसकी कोई डिमेरिट भी है? हाँ जी बिल्कुल, डिमेरिट के अंदर आएगा क्या, कैन नॉट प्रिसाइजली डिफाइन। कि सर प्रॉफिट तो आपने बोल दिया, लेकिन प्रॉफिट कौन सा है, अकाउंटिंग प्रॉफिट है, इकोनॉमिक प्रॉफिट है, ठीक है ना, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, बिफोर टैक्स है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, क्या कुछ कंडीशन है। तो प्रॉफिट अलग अलग तरीके का होता है, लाइक अकाउंटिंग प्रॉफिट, आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट की हम बात करते हैं। तो प्रॉफिट को डिफाइन करना, हर बिजनेस अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट की डेफिनेशन अलग अलग लेता है, तो इसलिए थोड़ा टिपिकल आ जाता है यहां पर। इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये इग्नोर करता है। इग्नोर की इट मींस मान ली 2 प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट है ए, एक प्रोजेक्ट है बी, दोनों में सेम कॉस्ट लगी हुई है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि दोनों में 5-5 लाख रुपए आपने लगाए हैं, प्रोजेक्ट ए आपको 7 लाख रुपए कमा के दे रहा है, प्रोजेक्ट बी आपको 6,90,000 रुपए कमा के दे रहा है। तो इस कंडीशन में जो प्रोजेक्ट कम कमा के देगा उसको आप क्या करोगे, रिजेक्ट कर दोगे। यानी कि 6,90,000 का जो बी प्रोजेक्ट उसको आप रिजेक्ट कर दोगे, और 7 लाख रुपए जो अर्न कर रहा है उसको आप क्या कर दोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन इसने बोला सर कि इसमें सिर्फ आपने प्रॉफिट को इंक्लूड किया, टोटल प्रॉफिट को, आपने यहां पर टाइम को कंसीडर नहीं किया। टाइम को कंसीडर नहीं किया मतलब कि अगर मान ले कि 6,90,000 रुपए जो कमा के दे रहा है वो कमा के दे रहा है 1 ही साल में, और जो 7 लाख रुपए कमा के दे रहा है वो दे रहा है 2 साल में। तो ठीक है ना, यानी कि टाइम वैल्यू भी मैटर करती है। जितना टाइम ज्यादा होगा अनसर्टेनिटी और रिस्क फैक्टर उतना ज्यादा होगा। तो ये टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ टोटल प्रॉफिट। किसी भी 2 प्रोजेक्ट हैं जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा उसको ये एक्सेप्ट कर लेगा, कम वाले को ये क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए भी इसको क्या बोला गया, इसकी डीमेरिट। ठीक है। नेक्स्ट वन आता है इग्नोरिंग द अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। रिस्क को क्या किया गया है, इग्नोर किया गया है। ठीक है ना, रिस्क को इग्नोर किया गया है, अनसर्टेनिटी है। रिस्क अनसर्टेनिटी सेंस क्योंकि टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं करता, इसलिए क्या पता अगर मान ले कि जैसे हमने बात की कि 2 साल में 7 लाख रुपए मिलते हैं, 1 साल में आपको मिलता है 6,90,000 रुपए। अब 2 साल में 7 लाख रुपए मिलते हैं, क्या पता कि 2 साल में क्या हो, कोई महामारी आ जाए कोविड की तरह, या कोई सरकार ने जो जीएसटी वगैरह कोई कानून लेके आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, अनसर्टेनिटी को क्या करता है, इग्नोर करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अनसर्टेनिटी को ये इग्नोर करता है। ठीक है ना, ये पॉइंट आ जाएगा। कैसे, वैसे आपको पता हो कि जो भी इन्वेस्टर होता है वो रिस्क अवॉइड करना चाहता है, और रिस्क अवॉइड कब करेगा, जब रिस्क को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है ना, आप ये मान के चलोगे कि इतने % रिस्क हो सकता है, तभी आप उसको अवॉइड कर सकते हो। अगर आप ये मानोगे रिस्क होता ही नहीं है तो उसको कैसे अवॉइड करोगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की नीड क्यों पड़ी कि जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट था ही आपके पास, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तो डीमेरिट है, उन्हीं को
सोल्व किया गया है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के थ्रू, ठीक है। जो डीमेरिट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कि सर ये टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं करता, इसकी कोई प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है प्रॉफिट की, या अनसर्टेनिटी या रिस्क को इंक्लूड नहीं करता, तो उनके रिगार्डिंग। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या वैल्यू मैक्सिमाइजेशन मींस मैक्सिमाइजेशन ऑफ द एनपीवी। एनपीवी मींस नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो आप लिख सकते हो, जो फ्यूचर में मिलने वाला है, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब जो आपने पैसा लगाया है किसी इन्वेस्टमेंट को, अगर आपने 5 लाख रुपए में खरीदा है तो 5 लाख रुपए यहां पर आ जाएंगे, और वो कितना रिटर्न कमा के दे रहा है वो यहां पर आ जाएंगे, ठीक है ना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो। तो इनफ्लो ज्यादा होगा तो आउटफ्लो कम होगा, तो उस प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ये 200 है, ये 150 है, तो कितना आ जाएगा? 50 आ गया एनपीवी, यानी कि पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव एनपीवी है तो उस प्रोजेक्ट को हम क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। और अगर नेगेटिव एनपीवी आ जाए तो उसको हम क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो एनपीवी से रिलेटेड है एक और क्या, इसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट को लेते थे, किसको लेते थे? यानी कि प्रॉफिट की वैसे तो अलग अलग डिफाइन है, लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट अगर मैं लेके चलूं, और इसके अंदर हम लेते हैं कैश फ्लो को। किसको लेते हैं? कैश फ्लो। तो इसके अंदर हम कैश फ्लो वाले कंसेप्ट को लेते हैं, और इसमें हम लेते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट वाला। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, अब अकाउंटिंग प्रॉफिट है तो टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं करता, जबकि कैश फ्लो तो क्या करता है? जो फ्यूचर में कैश मिलने वाला है उसको हम डिस्काउंटिंग रेट से क्या कर लेते हैं? उसको प्रेजेंट वैल्यू उसकी निकाल लेते हैं। जैसे अगर फ्यूचर में 1 साल बाद आपको 1000 मिले और अब बोल दे कि आपको 900 रुपए मिलेंगे, ठीक है, तो 10% डिस्काउंट रेट होगा। क्या होगा? 10% रिस्क फैक्टर या अनसर्टेनिटी होगी कि 10% मेरा पैसा डूब सकता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग तो इसकी भी वीडियो अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस पे है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम कैसे समझे, पूरा डिटेल में। लेकिन आपके वीको में ज्यादा डिटेल में नहीं है, तो आप यहां तक इतनी आपके लिए इनफ होगा। इसके अलावा ये तो था आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अलावा, ठीक है ना। किसी भी प्रोजेक्ट की अगर एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू की इनफ्लो ज्यादा होगा, आउटफ्लो कम होगा, तो पॉजिटिव एनपीवी होगा। पॉजिटिव एनपीवी का मतलब है फर्म के पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो फर्म की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसके मार्केट प्राइस ऑफ शेयर भी इंक्रीज होगा, और जिसके कारण शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी। अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर का, वो होता है उसके ओनर यानी कि शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना। वो कैसे बढ़ेगा? प्रॉफिट ज्यादा अर्न होगा, प्रॉफिट से फिर आपका मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ेगा, जिससे उनकी वेल्थ बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में से सुपीरियर कौन है? भाई हम कौन सी अप्रोच को लेके चले? तो फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को लेके चलते हैं। इस अप्रोच को क्यों लेके चलते हैं? इसका रीजन दे रखा है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो बेस होता है, कौन से कंसेप्ट पे बेस होता है? कैश फ्लो पे, ना कि अकाउंटिंग प्रॉफिट पे। तो एक चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है कि कैश फ्लो पर बेस होता है। नेक्स्ट वन कि इट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। क्यों करता है? मैंने बताया था कि अगर फ्यूचर में आपको 1000 मिले और प्रेजेंट में आपको 900 रुपए मिले, तो जो 10% डिस्काउंट दी गई है, यानी कि 100 रुपए की जो डिस्काउंट दी गई है, ठीक है, 100 रुपए बोलो, या जिसकी आय का 10%, आप 10% भी लिख सकते हो कि 10% डिस्काउंट देके आपने 900 रुपए ले लिए प्रेजेंट। तो ये जो डिस्काउंट रेट होती है, ठीक है, डिस्काउंट रेट, इसको हर्डल रेट, कट ऑफ रेट वगैरह भी बोलते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि डिस्काउंट रेट को क्या क्या नाम से बोलते हैं। इसको हर्डल रेट, कट ऑफ रेट, डिस्काउंट रेट, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट भी बोल देते हैं, या कैपिटलाइजेशन रेट भी हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।
इसके अलावा आप कोई भी प्रोजेक्ट जो एक्सेप्ट करोगे वो इस डिस्काउंट रेट से ज्यादा होना चाहिए। डिस्काउंट रेट इन द सेंस कि आपने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, और अगर आपको उसके ऊपर 50,000 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ रहा है साल का, तो आपकी डिस्काउंट रेट होगी 50,000। अगर हम बात करते, सॉरी, कट ऑफ रेट आप बोल सकते हो साथ में, कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है ना, उसको हम डिस्काउंट रेट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस जहां से कैपिटल लिया, जहां से पैसा लिया, उसको बदले में क्या दिया, इंटरेस्ट दे सकते हो, डिविडेंड दे सकते हो, अलग अलग मैटर करता है। डिवेंचर होल्डर है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इक्विटी है तो आपको डिविडेंड देना पड़ेगा, तो उसके रिगार्डिंग तो टाइम वैल्यू कंसीडर करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या डिफरेंस है, तो क्या क्या बताओगे आप कि सर इसके अंदर अकाउंटिंग प्रॉफिट को लेते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कैश फ्लो को लेते हैं, इसमें टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं करते, इसमें टाइम वैल्यू को कंसीडर करते हैं। तो ये आपको बताना है। शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे बढ़ेगी, मैक्सिमाइज कैसे होगी, एनपीवी पॉजिटिव है जिसके कारण फर्म का मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, जिससे शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ जाएगी। और शेयर होल्डर की वेल्थ का फॉर्मूला भी होता है कि एक शेयर होल्डर के पास जितने शेयर है, एक शेयर होल्डर के पास जितने शेयर है, अगर उसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी शेयर होल्डर की वेल्थ हो जाएगी। सपोज करो आपके पास किसी कंपनी के, लाइक रिलायंस कंपनी के आपके पास 100 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है आज के टाइम में, तो आपकी वेल्थ कितनी होगी, 10,000। कितनी होगी, 10,000। ऐसे ही अगर किसी दूसरे पर्सन के पास 200 शेयर हैं, तो आज के टाइम उसकी वेल्थ कितनी होगी, 200 मल्टीप्लाई 100, 20,000। तो जितने शेयर होल्डिंग है एक पर्सन के पास और मार्केट प्राइस जो होता है, उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो शेयर होल्डर क्या निकल जाती है, वेल्थ निकल आती है। तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा जो हम बात करने वाले हैं वो की फाइनेंस फंक्शन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ज्यादातर चांसेस है कि इसी में से आपका बड़ा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा थ्योरेटिकली वो फाइनेंशियल फंक्शन से ही पूछा जा सकता है। 4 तरह के, नॉर्मली तो 3 ही होते, लेकिन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया फाइनेंस फंक्शन को। फर्स्ट वन आता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, सेकंड पे आता है फाइनेंशियल, थर्ड पे डिविडेंड और फोर्थ आता है लिक्विडिटी। फोर्थ फंक्शन क्या आता है, लिक्विडिटी, ठीक है ना। इसको देखिए, फर्स्ट वन क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट, सेकंड आएगा फाइनेंशियल डिसीजन, थर्ड आएगा डिविडेंड डिसीजन और फोर्थ क्या आता है, लिक्विडिटी डिसीजन। तो देखिए अब हम करते हैं स्टार्ट फर्स्ट वन से, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब जो फाइनेंस फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, फाइनेंशियल मैनेजर। तो फाइनेंस फंक्शन होता क्या है, बिजनेस के अंदर पैसा लेके आना और फिर उसका अच्छे से प्रॉपरली यूज करना, यही तो होता है फाइनेंस फंक्शन। तो इसी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला आया आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि एक जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसको ये डिसीजन लेना पड़ता है फर्म के रिगार्डिंग कि कहां पर वो इन्वेस्ट करे, शॉर्ट टर्म करे, लॉन्ग टर्म करे, ठीक है ना। तो उसके रिगार्डिंग ही फिर उसको काम करना पड़ता है, ठीक है ना। पैसे आप लेके कब आओगे, सपोज करो आपको घर बनाना है या किराए पे रहना है, पहले डिसीजन ये लोगे, उसके बाद ही आप क्या करोगे, मतलब सोर्स सेलेक्ट करोगे कि फाइनेंशियल की कहां से पैसा कितना लाना है। फिर यानी कि पहला आपका एम क्या है वो डिसाइड होना चाहिए, उसके बाद उसको फुलफिल करने के लिए पैसे चाहिए। ऐसे ही पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन आएगा और उसके बाद क्या आएगा, फाइनेंशियल डिसीजन। अगर लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म यानी कि फिक्स एसेट के अंदर पैसा लगाना है, तो उसके लिए हम कैपिटल बजटिंग को पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं कैपिटल बजटिंग। इसके अंदर अलग अलग मेथड होते हैं, डिस्काउंटिंग टेक्निक, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक, ठीक है। आपने नाम सुना होगा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, पे बैक पीरियड मेथड, ये आपके आते हैं नॉन डिस्काउंटिंग में। डिस्काउंटिंग में आपने पढ़ा होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ठीक है ना, इस टाइप से आपने, या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड भी आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा यहां पर हमें इतना ज्यादा नहीं करना, सिर्फ आपको यह याद रखना है कि लॉन्ग टर्म या फिक्स एसेट रिलेटेड है कैपिटल बजटिंग से, कि अगर आपको 10 साल के लिए पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि मैं किस प्रोजेक्ट में लगाऊं, तो कैपिटल बजटिंग आपकी हेल्प करता है। इसके थ्रू ऐसे मेथड है जिसके थ्रू आप एक ऑप्शन प्रोजेक्ट का दूसरे प्रोजेक्ट से क्या कर सकते हो, इजिली कंपैरिजन कर सकते हो कि आपको किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो कैपिटल बजटिंग के टाइम आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। तो पहला ये कि आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे जिसकी
एनपीवी, अगर आपने एनपीवी मेथड लगाया है तो आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव हो। ठीक है, अब ये तो उस कंडीशन में है कि अगर मान लिया बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिसकी पॉजिटिव होगी उसके रिगार्डिंग हो जाएगा। अब मान लिया कि दो प्रोजेक्ट और दोनों में ही पॉजिटिव है। देखो अगर एक प्रोजेक्ट प्रॉफिट में जा रहा है, एक नेगेटिव जा रहा है, लाइक एक से आपको 50 रुपए बच रहे हैं और एक से में 50 रुपए लग रहे हैं, तो इस कंडीशन में तो हम जिसको बचेंगे 50 रुपए पॉजिटिव होगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर दोनों प्रोजेक्ट हैं, एक में 30 रुपए बच रहे हैं, एक में 50 रुपए बच रहे हैं, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो वहां पर आप हायर एनपीवी को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि पॉजिटिव हो और हायर एनपीवी हो उस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, बाकी को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब जो एनपीवी निकलती है कैसे सर, आउटफ्लो इन द सेंस कॉस्ट, इनफ्लो इन द सेंस रिटर्न। क्या होता है, रिटर्न, कॉस्ट और रिटर्न, कि अगर कॉस्ट कम होगी रिटर्न ज्यादा होगी तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो एक फैक्टर क्या याद रखना है कि कॉस्ट और रिटर्न का। अब कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम पहले बता चुके हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स जो आपको पेमेंट करनी है ओनर को पीरियडिकली। इसके अलावा इसमें रिस्क फैक्टर और रिटर्न को भी ध्यान में रखना है। किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते टाइम लॉन्ग टर्म में लगा रहे हो ना, तो रिस्क और रिटर्न को भी ध्यान में रखना होगा। ट्रेड ऑफ यानी कि इक्वल बैलेंस, जितना आप रिस्क सहन कर सकते हो, जितना आपको रिटर्न चाहिए उसके एवरेज में आपको रिटर्न भी मिलना चाहिए, रिस्क के एवरेज में। तो ये लॉन्ग टर्म एसेट। तो छोटा क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं वो यहां से बनते हैं कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक कहां पर यूज की जाती है, तो आप बोलोगे लॉन्ग टर्म एसेट के टाइम या लॉन्ग लिव्ड एसेट के टाइम या फिक्स एसेट के टाइम। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टेक्निक कहां पर आप यूज करते हो, शॉर्ट टर्म एसेट या फिर करंट एसेट। ठीक है, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में दो पॉइंट हमें आने चाहिए। एक तो पता होना चाहिए किसके बारे में, लिक्विडिटी के बारे में। किसके बारे में, लिक्विडिटी, और एक प्रॉफिटेबिलिटी। दो कंसेप्ट आते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं। एक आता है लिक्विडिटी और नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है ना, प्रॉफिट। लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि अगर आपको बिजनेस में हम बात करें वर्किंग कैपिटल की, ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल इन द सेंस करंट एसेट, करंट लायबिलिटी जो आप पढ़ते हो। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म एसेट को अंदर हम करंट एसेट को इंक्लूड करते हैं। तो बिजनेस के अंदर करंट एसेट्स यानी कि कैश हो गया, आपका डेटर हो गए, या स्टॉक हो गया, या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटी हो गई, ये सारी की सारी आपकी करंट एसेट में आती है। तो ये किसी बिजनेस के अंदर ज्यादा रखना चाहिए, कम रखना चाहिए, तो उसके बारे में इसने बोला कि ऐसा सोचते टाइम कि किसी बिजनेस के अंदर हम ज्यादा पैसा रखें या कम पैसा रखें, ये दो पॉइंट आपको आने चाहिए। अगर आप किसी बिजनेस के अंदर ज्यादा पैसा रखते हो, यानी कि करंट एसेट अगर ज्यादा रखते हो, तो लिक्विडिटी तो बनी रहेगी बिजनेस की, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों कि जो आपने ज्यादा पैसा रखा है अगर वो कहीं इन्वेस्ट करते तो आपको प्रॉफिट होता, तो अब नहीं होगा। लेकिन इसके बीच में अगर दूसरी बात हम बात करते हैं कि अगर पैसा कम रखते हो आप, करंट एसेट कम रखते हो, करंट एसेट कम रखने से क्या होगा, लिक्विडिटी आपकी कम हो जाएगी। लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। कैसे कि जो आपने पैसा कम रखा है एक्स्ट्रा पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो वहां से रिटर्न आ जाएगी। तो इनके बीच में ट्रेड ऑफ इन द सेंस एक बैलेंस होना चाहिए कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में अगर एक फाइनेंशियल मैनेजर अच्छे से बैलेंस कर पाया तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। तो ये था आपका शॉर्ट टर्म एसेट के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग आपको ये पढ़ना है। तो ये था आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आप शॉर्ट टर्म एसेट में पैसा लगा रहे हो, लॉन्ग टर्म में लगा रहे हो। शॉर्ट टर्म में लगा रहे हो तो आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ना है, और लॉन्ग टर्म में लगा रहे हो तो आपको कैपिटल बजटिंग पढ़ना है। नेक्स्ट वन आता है फाइनेंशियल डिसीजन। क्या आता है, फाइनेंशियल डिसीजन, कि अब इन जगह आपने डिसाइड कर लिया, आपका एम हो गया कि आपको लॉन्ग रन में पैसा लगाना है, शॉर्ट रन में लगाना है। अब फाइनेंसिंग डिसीजन कि पैसा आएगा कहां से। नॉर्मली ये बोलते हैं कि अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो शॉर्ट टर्म सोर्स से पैसा लेके आओ, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसा लेके आओ। अब ये सोर्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्स हो गया जैसे लाइक ट्रेड क्रेडिट, उधार खरीद लिया, बैंक से लोन ले लिया 1 साल से कम के लिए, ठीक है, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज करवा लिया आपने, बिल डिस्काउंटिंग आपने वर्ड सुना है तो, ठीक है, फैक्टरिंग आ जाता है इसके अंदर,
ठीक है। फैक्टरिंग के बाद आप बोल सकते लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में आता है जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करना, प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना, डिवेंचर इश्यू करना, पब्लिक डिपॉजिट, ये सारे के सारे आपके लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में आते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम इन सोर्स की हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट वन आता है अपने पास फाइनेंसिंग डिसीजन के रिगार्डिंग। और क्या है, लाइक कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल होता है, वैसे ही फाइनेंशियल डिसीजन में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि आप जो अलग अलग सोर्स से कैपिटल लेके आओगे, लाइक अगर आपने इक्विटी से पैसा लेके आया तो डिविडेंड, प्रेफरेंस से लेके आएंगे तो डिविडेंड देना पड़ेगा, डिवेंचर होल्डर से लेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। रिटेनर नहीं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई अलग अलग टाइप की। और एक इसी के अंदर आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या आता है, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि कैपिटलाइजेशन। इसके अंदर हम दो ही सोर्स को इंक्लूड करते हैं अपनी पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। एक हम करते हैं इक्विटी को और दूसरा हम करते हैं डेब्ट को। अब कितना पोर्शन किसी भी कैपिटल स्ट्रक्चर में होना चाहिए, इक्विटी ज्यादा होनी चाहिए या फिर डिवेंचर होल्डर ज्यादा होना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है एक फाइनेंशियल मैनेजर की, आप बोल सकते हो, मेंटेलिटी पर कि वो क्या सोचता है। यानी कि जो बोल सकते हो आपकी बेस्ट मिक्स होता ना इक्विटी और डेब्ट का, वो सिलेक्ट करना फाइनेंशियल डिसीजन के थ्रू कौन बताता है, फाइनेंशियल मैनेजर। नेक्स्ट वन आता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन, अब आपने सोर्स लिया फाइनेंस का, उसको फिर इन्वेस्ट किया और अब जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है, जो प्रॉफिट अर्न किया है उसको आप एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे या फर्म के अंदर रिटेन करोगे, ठीक है ना। दो तरह के डिसीजन आते हैं डिविडेंड डिसीजन में, या तो डिविडेंड शेयर होल्डर को दे दो, इक्विटी शेयर होल्डर, या फिर उसको रिटेन कर लो। तो ये दोनों ऑप्शन देखे जाते हैं कि रिटेन करना है या क्या करना का। तो इसके रिगार्डिंग डिविडेंड के अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे कि आपका हम बोल सकते हैं कि गोल्डन डिविडेंड मॉडल, ठीक है। ये सारे के सारे कैपिटलाइजेशन मॉडल ये हम पढ़ जाएंगे, या रेजिडेंशियल मॉडल, ठीक है, सॉरी रेजिडुअल मॉडल, ये इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो डिविडेंड डिसीजन में क्या होता है, जो प्रॉफिट अर्न किया है वो शेयर होल्डर का एज ए डिविडेंड दे या ना दे। अगर फाइनेंशियल मैनेजर को लगता है कि अगर वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करे और फर्म के पास ही रखे और वो उतना पैसा कमा के दे देगा जितना शेयर होल्डर अगर उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया होता तो वो ना कमा पाते। मान ले कि 1 लाख रुपए डिविडेंड दे दिया, अगर वो शेयर होल्डर ने कहीं इन्वेस्ट कर दिया और उस पर 10% कमा रहे हैं, अगर वही 1 लाख रुपए डिविडेंड के रूप में ना देते फाइनेंशियल मैनेजर और फर्म के अंदर रखते और उससे 1 लाख से 10 की बजाय 20% अर्न करके रखते, तो हम बोलते हैं कि यहां पर एक फाइनेंशियल मैनेजर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए क्योंकि वहां पर 10% रिटर्न मिल रही है ओनर को, जबकि रिटेन करना चाहिए क्योंकि वहां पर 20% मिल रही है। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे या रिटेन करे, ये फैसला किसका होता है, फाइनेंशियल मैनेजर का होता है। और इन दोनों के लिए अल्टीमेटली जो ध्यान में रखना है वो वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर को मैक्सिमाइज करना। अल्टीमेटली जाएगा कहां पर, अगर रिटेन करेंगे प्रॉफिट को तो और उससे 20% अर्निंग करेंगे तो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। इनके मिलना तो इक्विटी को दोनों केस में, या आप रिटेन कर लो या आप डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। यह आता है आपका किसमें, डिविडेंड डिसीजन में। यानी कि डिविडेंड डिसीजन, यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला होता है डिविडेंड डिवाइड बाय अर्निंग इनटू 100। इसको डीपी रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीपी रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, कि जो आपने अर्निंग, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग इन द सेंस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो प्रॉफिट बचा है टैक्स के बाद, उसका कितना पोर्शन आप डिविडेंड के रूप में दे रहे हो, सारा दे रहे हो, 50% दे रहे हो, 10% दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, वो सारा का सारा इसके थ्रू निकाला जाता है। और लास्ट वन आता है आपका लिक्विडिटी डिसीजन। क्या कहते हैं, लिक्विडिटी डिसीजन। लिक्विडिटी डिसीजन में हम पढ़ेंगे कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो ऑप्टिमम यूज करना, ना ही तो ज्यादा पैसा का, मतलब कि लिक्विडिटी इन द सेंस है कि करंट एसेट से रिलेटेड, या बोल सकते कि इतनी बिजनेस के अंदर करंट एसेट रखना कि जब भी करंट लायबिलिटी की ड्यू डेट आए, उनकी पेमेंट करने की बात आए तो आप आसानी से कर सकते हो, उसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों फंक्शन मेंटेन कब कर पाएगा फाइनेंशियल मैनेजर, जब उसकी फर्म की लिक्विडिटी या प्रॉफिटेबिलिटी को वो अच्छे से मैनेज कर पाए। तो ये आपको
याद रख लेना है, ठीक है ना। तो इसके बीच में रिलेशन शो करना है। नेक्स्ट वन आता है फिर आपका कंसेप्ट, आखिरी कंसेप्ट है इस चैप्टर का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन। क्योंकि ये जो मैंने चार्ट बना रखा है ये एक आपकी बड़ी फर्म का है, लार्ज फर्म का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। इसके अंदर सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उसके नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसके नीचे डायरेक्टर होते हैं, और फिर डायरेक्टर के नीचे होते हैं क्या क्या, ट्रेजर और कंट्रोलर, ठीक है। इनकी ट्रेजरी, इनकी कैश का मैनेजमेंट करना, वो सारा का सारा इसके हेड के अंदर आता है, और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम सारा का सारा किसके पास आता है, कंट्रोलर के पास आता है। जैसे क्या क्या आएगा, ट्रेजर के पास आता है कैश का मैनेजमेंट करना, क्रेडिट का मैनेजमेंट करना, यानी कैश मैनेजर, क्रेडिट मैनेजर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, ये सभी आते हैं इसी के अंदर। और कंट्रोलर के अंदर क्या क्या आता है, कंट्रोलर के अंदर टैक्स मैनेजर, कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजर, फाइनेंस अकाउंटिंग मैनेजर और डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर के अंदर इसके अंदर आएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको यहां से सारा का सारा इसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट याद करना है। देखिए क्यों करना है ये, कि सर देखो काम तो करता है फाइनेंशियल मैनेजर, कौन करता है, फाइनेंशियल मैनेजर सारा का सारा काम करता है, लेकिन अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि अंतिम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो थे टॉप मैनेजमेंट की। किसकी आती है, टॉप मैनेजमेंट की, यानी कि अल्टीमेट टॉप मैनेजमेंट ही लायबल है पूरे के पूरे फाइनेंस फंक्शन के लिए। ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर सकता है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये स्ट्रक्चर सबके लिए सेम नहीं है, लेकिन मोस्टली ऐसा ही हम बना के चलते हैं, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। इसके अलावा और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये था अपना पूरा टॉपिक, सारा का सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक कंसेप्ट क्या है, जिसके अंदर इसमें हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है, इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है, फिर इसके हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस, फिर स्कोप और फिर कोर कंसेप्ट। ये सारे टॉपिक हमने किए थे प्रीवियस वीडियो में। आज हमने किया है कि ऑब्जेक्टिव, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जो लिमिट है उसी को दूर करने के लिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लेके आए हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अकाउंटिंग प्रॉफिट पे बेस है, या अलग अलग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके ऊपर बेस है। और ये आपका पूरा प्रॉफिट बेस किसके बेस पर है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैश फ्लो के ऊपर बेस है, टाइम वैल्यू को कंसीडर करता है, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल फंक्शन क्या है, चार तरह के फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, फाइनेंसिंग फंक्शन, थर्ड वन आता है डिविडेंड फंक्शन, और लास्ट वन आता है लिक्विडिटी फंक्शन। और इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के रिगार्डिंग ये सारे के सारे आपकी जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स क्लासेज पर है, आप वहां से भी ले सकते हो। इसके अलावा ये पूरा टॉपिक आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।